मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष, और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर हम लोगों ने बात की। वैसे ही आज हम लोग बात करेंगे इसमें एक नया टॉपिक, जो है उत्तर प्रदेश के महान व्यक्तित्व, जिनका देश निर्माण और उत्तर प्रदेश के निर्माण में महान योगदान रहा है, जिनके लिए हम गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि जो है जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश का आज नाम जो है पूरे भारत में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। तो ये सब हमारे जितने भी पूर्वज, यानी कि ये जो व्यक्तित्व है, जो ये महान व्यक्ति हुए हैं, उनकी बदौलत हासिल हुआ। तो हम लोग इसी में बात करेंगे एक एक व्यक्ति, जो है व्यक्ति के बारे में। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें इसी में, तो नाम आता है तुलसीदास का, क्योंकि हम लोग कुछ जो है होता ना उसमें जब आपका चल रहा था, ठीक, जैसे हम लोग भक्ति काल पढ़ते हैं, फिर वहां से बात करेंगे, फिर जो है मिडवल की तरफ आएंगे और फिर वर्तमान स्थिति की तरफ बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। इसमें नाम आता है आपका तुलसीदास। जैसा आपको पता है कि जो है रामायण वाल्मीकि ने लिखी, संस्कृत भाषा में थी। ठीक, इसके बाद कंबन ने जो है उसको तमिल लैंग्वेज में लिखा, लेकिन हिंदी में जो है संस्कृत, वो हिंदी में आपका रामायण नहीं था। इस वजह से हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाते थे। तो बात है तुलसीदास जी ने क्या किया कि उसी रामायण को अनुवादित कर दिया, ठीक, अवधी भाषा में। इसमें कर दिया, अवधी भाषा में इसको कर दिया, और जो है जिससे हम लोग बहुत आसानी के साथ जो है उसको पढ़ लेते हैं, बातों को समझ लेते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं इसमें। तो बात है 1511, ये संवत विक्रमी है। हमारे यहाँ जो शक संवत चलता था विक्रमी, तो इसमें जो है इनका जन्म हुआ। कई कई मतभेद हैं, अलग अलग। कोई इनको आगरा साइड बताता है, लेकिन जो मान्यता के अनुसार देखा जाए, जो जो इनके जो है जो इन्होंने काम किया है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के आधार पर इनके काम को देखते हुए कुछ लोग इनको राजापुर मानते हैं। राजापुर, और ये पड़ता है आपका बांदा चित्रकूट साइड में, यहाँ के ये जो है निवासी थे, और यहीं पर इनका जन्म हुआ। ठीक, और इनके जो पिता थे वो आत्माराम दुबे थे, यानी एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और जो इनकी माता थी, तो ये आत्माराम कौन थे? इनके पिता थे। और जो माता थी वो थी हुलसी। अगर हम लोग मैप पर देखेंगे, इधर देखें, तो जो है आपका ललितपुर, झांसी, महोबा, और ये आपका बांदा पड़ता है। बांदा, क्लियर है? तो इसी बांदा में कहां पर इनका जन्म हुआ? राजापुर, क्लियर। इनकी पत्नी थी, उसका नाम रत्नावली था। कहते हैं कि जो है बचपन से बड़े प्रतिभाशाली थे, लेकिन जब शादी हो गई तो पत्नी के प्रेम में ज्यादा लगे रहते थे। कहते पत्नी एक दिन मायके चले गई, ये भी पीछे पीछे चले गए। तो उसने इसको बहुत ज्यादा डांटा फटकारा, कहा कि अस्ति चरम मम देह में तामे इतनी प्रीत, अतनी प्रीत जो राम में हो सकल भवित। यानी कि अगर जो राम भगवान यानी ईश्वर से आप इतनी प्रेम करते तो आप तर जाते, ठीक, स्वर्ग मिल जाता। बस कहते हैं वहीं से ये बदल गए इनका विचार, और फिर इन्होंने गहन अध्ययन किया प्रयागराज उसमें, और फिर ये अयोध्या चले आए। यहाँ से इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद जो है कहते हैं कि इन्होंने एक जो है कुछ रचनाएं की, जिसके लिए आज भी लोग याद करते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो है रामचरितमानस लिख के रख दिया। रामचरित मानस लिख के दे दिया। पार्वती मंगल इन्होंने किताब लिखी। ठीक, इन्होंने जानकी मंगल किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? जानकी मंगल। हनुमान बाहुक लिखी, हनुमान बाहुक। फिर है दोहावली, ठीक, कवितावली, ठीक, और राम लला लला नहछु,
ये इन्होंने किताबें लिखी, जिसकी वजह से इनका आज इतना बड़ा नाम है। क्लियर है बात। हम लोग बात करेंगे इसके बाद, कहते हैं कि संमत 1680 में जो है इनका देहांत हो गया। क्लियर। तो जो है, और कहाँ, बनारस में 80 घाट आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर कहते हैं 16 संमत 180, 80 गंग के तीर और श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। क्लियर है बात। तो ये था बात जो हम लोगों ने जाना तुलसीदास के बारे में। अगला जो हमारे हैं वो है आपका कबीरदास। बात करेंगे बनारस की, और यहां पर बात हो रही है जब आप भक्ति काल में जाएंगे तो वहां पर दो तरह के होते हैं। ठीक, एक प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा। तो ये जो ज्ञान मार्गी शाखा के थे कभी, और एक सोशल समाज, यानी सोशल जो है रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक थे। समाज में जितनी रूढ़वादियां फैली थी, आडंबर थे, ये उनके सख्त विरोधी थे। ठीक, और कहते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक, इनके बारे में जन्म को लेके कोई नहीं जानता क्या है। कहते हैं कि ये बनारस उस समय काशी कहते हैं, और एक लहर तारा नामक तालाब था, उस तालाब के किनारे ये मिले, और दो जुलाहे थे, एक का नाम था नीरू और एक का नाम था नीमा। वहां पर ये मिले थे, फिर उन्होंने इनको नीरू और नीमा उठा के लाए, और फिर जो है इनका पालन पोषण किया। फिर कहते हैं कि जो इनके गुरु थे वो थे रामानंद। ठीक, इनको इन्होंने अपना गुरु बनाया, और फिर जो है इन्होंने क्या किया कि पढ़े लिखे नहीं थे, ये बातें जो है बताते चले जाते थे ज्ञान की, और लोग इनकी बातों को क्या करते थे, लिखते रहते थे। इसीलिए इनको हिंदी का डिक्टेटर कहते हैं। हिंदी का डिक्टेटर कहा जाता है। तो कबीर दास को हिंदी का डिक्टेटर, क्योंकि ये कहते थे कि जो है ये पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, बस अपनी बातें बताते रहते थे और लोग नोट करते रहते थे इनकी बातों को। ठीक, और वही जाके, तो अगर हम लोग इनकी रचना करें, लोगों के द्वारा जो इनकी बातों का संग्रह किया गया है, वो है बीजक, साखी, सबद और रामायणी। ये इनकी जो है रचनाएं हैं। ठीक, ये खुद कहते हैं कि मस कागज छो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ये इनका है जो है। ये जितने भी सभी धर्मों में जितनी भी रूढ़िवादियां थी, उनको जो है इन्होंने क्या किया, खंडन किया। जैसे इन्होंने क्या है कि कहा कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद लिया बनाए, उत्ता चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदा है। ये मुस्लिमों के लिए जो ये काडंबर टाइप मानते थे, नमाज जो मस्जिदों में कहते थे, अल्लाह की इबादत करनी है तो आप अपने मन से करिए। ठीक, फिर है ये कहते थे कि पाथन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। ऐसी इनकी जो है ये बातें रही हैं, इस वजह से लोग इनको याद करते हैं। चले आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें इसी में, नेक्स्ट है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, बनारस में। एक किदवंतियां फैली थी कबीरदास के समय में कि जो भी व्यक्ति अगर जो काशी में पैदा होता है और काशी में ही मरता है तो वो सीधे स्वर्ग जाता है। इसी वजह से ये कहाँ चले गए, इस किदवंती को दूर करने के लिए आज आपको एक जिला मिलता है गोरखपुर साइड को काटकर, उसको कहते हैं संत कबीर नगर। कबीर नगर वर्तमान में, तो वहां पर पहले नहीं था, पहले इसको क्या कहते थे, मगहर कहते थे। क्या कहते थे, मगहर। तो ये अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर चले गए, और वहीं पर इन्होंने क्या किया, देह त्याग की। ऐसा माना जाता था कि जो मगहर में मरता है वो गधा होता है अगले जन्म में, और अगर जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा।
क्लियर है? तो ये कहाँ चले गए? मगहर में चले गए। चले आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे आपका इधर मैनपुरी, और ये एटा, इटावा, ठीक, और ये आगरा। आगरा यहां पर जन्म हुआ सूरदास का। अगर हम लोग बात करें सूरदास की तो 1478 ईस्वी की बात है, और सूरदास का जन्म ये रुनकता सिही स्थान पड़ता है आगरा में, ठीक। आगरा और से जो मथुरा रूट गया है वहां पर पड़ता है रुनकता सिही, वहां पर इनका जन्म हुआ। और जो इनके गुरु थे सूरदास के, वो थे वल्लभाचार्य। सूरदास जो है ये हिंदी में आते हैं अष्टछाप। क्या आते हैं? अष्टछाप कभी आते हैं इसमें कुंभन, नाभादास, सूरदास, ये जो है तो ये अष्टछाप कवियों में शामिल हैं। सूरदास कहते हैं ये बचपन से जो है अंधे थे, इसी वजह से इनको दिखाई नहीं, लेकिन इन्होंने श्री कृष्ण की महिमा का इतना अच्छा वर्णन किया है कि कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता कि ये जो है अंधे थे। क्लियर? तो इनकी जो रचनाएं हैं सूरदास की, वो है आपका सूरसागर, ठीक, साहित्य लहरी, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारा वली, ये इनकी रचनाएं हैं। कहते जो इनके पिता थे उनका नाम जो है रामदास शाश्वत था, ठीक, रामदास शाश्वत, और माता का नाम जमुना दास। जो है सूरदास के जो पिता थे उनका नाम था रामदास सारस्वत, और माता थी जमुना दास, ठीक। तो जो सूरदास है अपनी रचनाओं से जो है जग में प्रसिद्ध हुए, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है आपका, ठीक, नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे रैदास की, ठीक। इन्हीं को रविदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक। जो ये संत रविदास थे, अगर जो है हम इनकी बात करें, अगर जो आपका बनारस पड़ता है, बनारस से ही काट कर एक जिला बनाया गया, उसको कहते थे भदोही। आज उसका नाम इन्हीं के ऊपर रखा गया है, संत रविदास नगर। क्लियर? ये जो है बनारस और ये इसका पार्ट काट के एक बनाया गया है आपका जिला, उसको कहा जाता है भदोही, पहले कहते थे, अब संत रविदास। अगर हम लोग बात करें तो एरिया में हापुड़ के बाद ये है, सबसे बड़ा लखीमपुर है, फिर जो है फिर अगर हम लोग छोटे में बात करें कि सबसे छोटा तो हापुड़, और हापुड़ के जस्ट बाद इसी का क्षेत्रफल है, ठीक, थोड़ा बड़ा है, ठीक। ये सारी चीजें तो हम लोग बात करेंगे इसी में। ये एक समाज सुधारक थे संत रविदास, ठीक। और रैदास, और 16 फरवरी, हर साल 16 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाई जाती है इन्हीं के उपलक्ष्य में, ठीक। निम्न इनको माना जाता था कि कुल में थे
इन्होंने क्या किया, अपने ज्ञान और जो है एक समाज सुधारक का काम किया इन्होंने भी। और कहते हैं कि 1377 की बात है बनारस में, 1377, तो बनारस में इनका जन्म हुआ। क्लियर है। और 1528 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, 1528 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्लियर है। और कहते हैं कि ये इनका वर्णन जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ेंगे, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का एक जो है पवित्र ग्रंथ है, इसमें भी इनका जिक्र मिलता है। और इन्होंने भी बहुत सारी समाज में कुरीतियां बुराई थी उस पर करारा प्रहार किया है। ठीक, इनकी एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्लियर है कि अगर जो आपकी अंतरात्मा साफ है फिर गंगा में नहाने का कोई मतलब नहीं। तो ये भी एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर जाने जाते हैं, इनका जिक्र आता है। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। ये सीतापुर एरिया है, अगर जो बात किया जाए सीतापुर, और यहां पर चर्चा आती है टोडरमल की। ठीक, सीतापुर में पड़ता है लहरपुर, ये सीतापुर की एक तहसील है लहरपुर। तो लहरपुर के ये राजा थे टोडरमल, और फिर शासन था भारत पर अकबर का। तो अकबर के जो है 9 रत्न उनमें एक थे, और ये जो पूरा था ये भू राजस्व विभाग देखते थे, भू राजस्व विभाग। इन्होंने क्या किया, जो है जमीन की पैमाइश कराई। ठीक, और इसकी पैमाइश के लिए एक पद्धति जारी की थी, उसको कहते थे तहसाला बंदोबस्त, बंदोबस्त। ठीक, तो ये भू राज्य जो है इनके डिपार्टमेंट था इनके अंडर में, और जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे दहसाला और पद्धति। क्लियर है। कहते हैं कि जो टोडरमल थे तो इनका ये रहता है कि जब उत्तर भारत में ज़्यादा विद्रोह फैला मंगोलियों के समय में, तो ये उधर चले गए और कहते हैं पहुँचे लाहौर, और वहीं पर इनकी हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है टोडरमल की। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, लाहौर पाकिस्तान में। इन्होंने दहसाला पद्धति दी। इसके बाद ये पड़ता है आपका जिला जालौन, और इसी में पड़ता है आपका कालपी। क्लियर। तो जालौन कालपी की अगर जो बात किया जाए तो यहां जन्म हुआ बीरबल। बीरबल की अगर जो बात किया जाए तो इनको बचपन में लोग महेश दास कहते थे। इसके बाद ये प्रखर बुद्धि वाले थे, तो जब ये अकबर से मिलने गए तो अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं। तो अकबर कहते जिसके दिमाग में इतना बल हो उससे बड़ा तो विद्वान और वीर कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने इनको क्या कहना शुरू किया, अकबर ने बीरबल कहना। तो इनके बचपन का नाम क्या था, महेश दास था। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें बीरबल की तो कहते हैं कि बीरबल और अकबर के किस्से बहुत आते हैं। क्लियर। और उस समय जब शासन चल रहा था तो अकबर जब बूढ़ा हो चला तो एक, आप लोगों ने अभी शेड्यूल टाइप्स का नाम सुना है, उसमें जो है पीओके क्षेत्र में पड़ती है यूसुफ जाई, और उसी में से एक शेड्यूल टाइप्स की थी मलाला यूसुफ जाई, जिनको शांति का नोबेल मिला था। यही यूसुफ जाई जनजाति थी। तो पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है वही पीओके क्षेत्र में रजौरी। कहाँ पड़ती है, रजौरी। तो रजौरी में विद्रोह था इनके पास, और भी बहुत सारे विद्रोह चल रहे थे, और जो इनकी सेना थी सब
इधर उधर छिटकी पड़ी हुई थी विद्रोह को दबाने के लिए। तब रजौरी बीरबल को भेजा गया और कहा कि आप चले जाइए और रजौरी का जो है मामला देख लीजिए। और ये वहीं जाते हैं तो रजौरी युद्ध में इनकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। ठीक, और इस घटना से बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो गया अकबर, और कहते हैं फिर ये बात 1599 की थी, फिर ज़्यादा नहीं 6 साल बाद 1605 में अकबर ने खुद इस संसार से विदा ले लिया। तो ये भी क्या है, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। जैसे टोडरमल थे ऐसे बीरबल थे। क्लियर है। अब बात करेंगे निजामुद्दीन औलिया की। अगर बात किया जाए तो जो है आपका पड़ता है बदायूं। क्या पड़ता है, बदायूं जिला, उत्तर प्रदेश। और नाम आता है निजामुद्दीन औलिया का। ये अगर बात किया जाए तो चिश्ती संप्रदाय है इनमें, तो चिश्तिया संप्रदाय के ये सूफी संत थे। क्लियर। तो निजामुद्दीन औलिया क्या थे, चिश्ती संप्रदाय के जो है एक सूफी संत थे, और इनका जन्म जो है बदायूं उत्तर प्रदेश में 1238 हुआ, 1238 में हुआ था। इसके बाद ये क्या हुए कि जो है इनको शामिल कर लिया गया दिल्ली सल्तनत में। किसमें शामिल कर लिया गया, दिल्ली सल्तनत में। दरअसल जो इनके पिता थे अहमद बदायनी, क्या थे, अहमद बदायनी, ये इनके पिता थे। जब इनके पिता की जो है मृत्यु हो जाती है तो ये बड़ा उदास रहने लगते हैं, और इसी वजह से जो है इनकी बीबी का नाम था जुलेखा बेगम, जुलेखा। ये इनकी क्या है, औलिया की बीबी थी। जब ये उदास रहने लगे, ठीक, तो वो इनको लेके कहाँ चली गई, दिल्ली लेके चली गई। क्लियर है। और कहते हैं कि दिल्ली में ही 2300 जो 1325 की बात है, 1325 की बात है, और वहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जहां पर आपका हुमायूं का मकबरा बना है उसके पड़ोस में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में बनी हुई है। क्लियर है। अगर बात किया जाए, इन्हीं का शिष्य था अमीर खुसरो, अमीर खुसरो इन्हीं का शिष्य था। क्लियर है। और कहते हैं कि जब गयासुद्दीन का नाम आता है तुगलक का, ठीक, कभी नहीं बनी, और वो हमेशा इनसे बहुत चिढ़ता था। तो ये उससे हमेशा कहते थे कि दिल्ली अभी दूर है। तो जब निजामुद्दीन जो है ये पूर्वांचल यानी बिहार साइड में जो है, पूर्वी बंगाल जिसको कहते हैं, तो बिहार साइड में विद्रोह हुआ तो तुगलक उधर चला गया। तब ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए चले आए दिल्ली, इनकी बीबी लेके। इसको पता लगा जब ये वहां से आ रहा था तो ये सिकोहाबाद पहुंचा, और इसने कहा कि जाके कह दो औलिया से कि चले जाएं जब तक मैं दिल्ली में वो करूं। तो औलिया ने उधर से एक मैसेज भेजा, कहा कि अभी जो कह दो कि जो है दिल्ली दूरस्तो, मतलब दिल्ली अभी दूर है, तुम वहीं रहो। और कहते हैं रास्ते में ही उसकी 1325 में मृत्यु हो गई, और इनकी भी 1325 में। इसके बाद जो है उसका लड़का गयासुद्दीन का बैठा मोहम्मद बिन तुगलक। क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें इतिहास से रिलेटेड थी। एक सूफी संत थे, बड़ा इनका जो है अगर देखा जाए प्रभाव था, इस वजह से इनका नाम आता है। चलिए हम लोग बात करेंगे इसी में अमीर खुसरो की। आजकल देखिए आपका एक आता है एटा, लेकिन एटा ना लिख के अब आता है कासगंज, कासगंज। और कासगंज में एक जगह पड़ती है पटियाली।
ये जगह का नाम है, पटियाली जगह कासगंज में, और ये बर्थ प्लेस है अमीर खुसरो का। क्लियर है। तो 1253 में अगर हम लोग बात करें, 1253 में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। उर्दू और फारसी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे अमीर खुसरो। इसी वजह से इनका नाम ये आता है कि संगीत का भी बहुत शौक था, तो इन्होंने क्या किया, सितार का आविष्कार कर दिया। तो पूछा जाता है, और दूसरा है तबला, तो इन्होंने सितार और तबला का क्या कर दिया, जो है आविष्कार कर दिया। कहते हैं इनकी जो बोली थी वो खड़ी बोली का इन्होंने ज्यादा विकास किया। ठीक, हिंदी और फारसी उर्दू के साथ साथ इन्होंने क्या किया, बातें भारतीय परिपेक्ष से की कि उर्दू एक पार्टिकुलर लोग समझ पाएंगे, तो इन्होंने उससे डेवलप करके एक भाषा बनाई खड़ी बोली। और कहते हैं इनकी बड़ी मधुर आवाज थी, इसीलिए इनको तोता ए हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, तोता ए हिंद कहा जाता है। क्लियर है। अमीर खुसरो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीर खुसरो जो थे सितार और तबला का आविष्कार किया, तोता ये हिंद कहते थे। और एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इन्होंने 7 सुल्तानों को दिल्ली सल्तनत पर बैठते देखा। ठीक, पूछा जाता है कि बताइए 7 सुल्तानों के साथ काम किसने किया, क्योंकि ये भी दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गए थे। 7, आपको 1253 की अगर जो बात किया जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, फिर इसके जो है कूका कुमर्स ये सब बैठे, और बलबन कूका कुमर्स ये सब दिल्ली सल्तनत पर बैठते रहे। फिर ये खिलजी तक आता है। ठीक, इसी वजह से अगर जो हम लोग बात करें तो इसका नाम आता है कि इसने दिल्ली सल्तनत पर 7 सुल्तानों को बैठते हुए देखा। ठीक, आगे बात हम लोग करेंगे। ठीक, तो इसने खड़ी बोली का जो है का विकास किया था, तबला का विकास किया, सितार का विकास किया। इसके बाद आता है मिर्जा गालिब, अगला जो है ठीक, देखिए मिर्जा गालिब की एक बहुत बात फेमस है, आप बिल्कुल जानेंगे। जो मिर्जा गालिब है ये शायरी बहुत करता था, शायरी बहुत लिखता था, और जब शायरी से मौका मिलता तो शाम को जब फुर्सत में बैठता, कहीं जो है महफिल में बैठा है तो वहाँ शायरियाँ बहुत किया करता था। और अगर जो शाम को वो अकेले में बैठता तो बढ़िया अच्छी सी गजल गाया करता था। तो ये शायरी और गजल के माने में, तो अगर देखा जाए तो क्या था, कवि था और संगीतज्ञ था मिर्जा गालिब। चलिए मिर्जा गालिब के बारे में और पॉइंट जानते हैं। ठीक, जो है इसका जो पिता था मिर्जा गालिब का, उसका नाम था अब्दुल बेग। क्या नाम था, अब्दुल बेग नाम था मिर्जा गालिब के पिता का। और जो है माता थी इज्जत उल निसा, ये इसकी माता थी। कहते हैं कि इसका जन्म आगरा में हुआ था। कहां पर हुआ था, आगरा में इसका जन्म हुआ 1797 में, और इसकी मृत्यु दिल्ली में हुई 1869 दिल्ली में इसकी मृत्यु। क्योंकि ये भी क्या है, शायर था, संगीतज्ञ था, इस वजह से दिल्ली सल्तनत में भी क्या है, इसके संगीत सुनने के लिए इसको बुलाया जाता था। ठीक, अगर जो हम लोग मिर्जा बात करें तो ये उर्दू और फारसी का बहुत भी था, और इसकी जो एक शायरियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा
फेमस हैं। ठीक, शायरियों के लिए फेमस था वो। ये शायरियाँ बहुत करता था, इसी वजह से इसकी शायरी बहुत ही फेमस है। ये कहता है, एक शायरी लिखता है कि मैं नादान था जो वफा को तलाशने निकला। मैं नादान था जो वफा को तलाशने निकला, और ये बता गालिब, कभी सोचा नहीं था कि अपनी ही सांसें जो है बेवफा निकलेंगी। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ये कहता है कि जाने इश्क में तुमको खुदा बना दिया, जाने इश्क में तुमको खुदा बना दिया, और ये पता नहीं था कि जो है खुदा हमारा होता है या सबका होता है। क्लियर। चले, बात ये शायरियाँ कुछ इसकी थी। आगे हम लोग बात करेंगे तो मिर्जा गालिब की बात करेंगे। इसका जन्म जो है आगरा में जो है 1797 में, मृत्यु दिल्ली में हुई। इज्जत उत निसा इसकी माता थी, पिता अब्दुल बेग था, और ये शायरी और गजल लिखता था उर्दू और फारसी में। ठीक। और ये कवि और संगीतज्ञ था, इस वजह से ये ज़्यादा फेमस हुआ। इसकी शायरियाँ आज भी लोगों के जहन में घूमती रहती हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक, टोडरमल और इन सब की। अब आगे हम बात करेंगे जियाउद्दीन बर्नी की। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक का ये जो है शासन कर में था, और जियाउद्दीन बर्नी की बात की जाएगी। अगर देखा जाए किसकी बात हो रही है, जियाउद्दीन बर्नी की। ठीक। बहुत बड़ा इतिहासकार था। ठीक। और मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था, उसके शासन काल के समय की बात है। आपको मैप में दिख रहा होगा ये वाला जो जिला है बुलंदशहर। कौन सा है? बुलंदशहर। तो उत्तर प्रदेश का ये जो बुलंदशहर है, वहां इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था जियाउद्दीन बर्नी का। क्लियर है। और बात है 1285 की, और 1285 से लेके और 1358 तक ये रहा है। यानी कि 1285 में जन्म हुआ और 1358 में इसकी मृत्यु हुई। और ये दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया था, एक इतिहासकार था अगर बात किया जाए। और उस समय अगर जो हम लोग बात करें 1300 जो है 25 से और 50 तक के बीच मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ठीक। इसको पागल, मूर्ख और न जाने किस किस नाम से कहा जाता है, क्योंकि इसने ऐसे काम किए। इसने एक क्या है सांकेतिक मुद्रा चला दी थी। तो बर्नी कहता है, जियाउद्दीन यही बर्नी कहता है कि हर एक ठीक व्यापारी की दुकान टकसाल थी। टकसाल कहते जहां सिक्के बनाए जाते हैं। तो इसने क्या किए थे, चांदी के सांकेतिक सिक्के जारी कर दिए थे। ठीक। इस वजह से ये इसकी योजना फ्लॉप हो गई थी। इसलिए चले आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक। आगे है अबुल फजल की बात करेंगे। ये बात है आपका आगरा। अबुल फजल अकबर का शासनकाल था। यह भी नवरत्न में से एक है। इसका जन्म आगरा में हुआ था, अबुल फजल का। अगर हम लोग बात करें अबुल फजल की, तो ये आपको जानना है इसमें कि 1551 में इसका जन्म हुआ अबुल फजल का, और 1602 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। शासन जब भारत पर अकबर का था तब ये उनके समय में था, और अकबर के नवरत्नों में से एक था। और इसने अकबरनामा किताब लिखी है। क्या लिखी है? अकबरनामा और आईने अकबरी। आईने अकबरी
ये किताबें लिखी है। क्लियर। तो अबुल फजल जो था ये अकबर के नवरत्नों में से एक था और इसने अकबरनामा या आईने अकबरी आगरा में इसका जन्म हुआ था। क्लियर है बात। चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में, नेक्स्ट देखेंगे। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, झांसी। ठीक। और बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। कहते हैं कि जब अंग्रेजों का शासन था और जो ये मराठा थे महाराष्ट्र में, बाजीराव पेशवा द्वितीय, इनको क्या किया, अंग्रेजों ने पेशवा के पद को खत्म किया और इनको वहां से भगा दिया। ये वहां से चले आए कानपुर भिट्ठूर में और जो है वहां पर इन्होंने अपना पूरा जो है साम्राज्य स्थापित किया। इन्हीं के अगर जो बात किया जाए तो जो है सेनापति थे, ठीक, उनका नाम था मोरोपंत, बाजीराव द्वितीय का क्या नाम था, मोरोपंत। ठीक। जो रहते थे कहाँ, काशी में। तो इन्हीं की एक लड़की थी, उसका नाम था मनु। ठीक। मणिकर्णिका इसको कहा करते थे, लेकिन शॉर्ट में लोग मनु मनु कहते थे। बाजीराव इसको क्या कहते थे, छबीली कहते थे, क्योंकि ये बचपन से ही क्या है, गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं खेला करती थी, बरछी तीर कटार। तभी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बरछी तीर कटार जिसके साखी संग सहेली थी। ठीक, ये सारी चीजें हैं। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, उनका नाम था, ठीक, नाना साहब। वो भिट्ठूर में रहते थे। तो ये नाना साहब की क्या है, मुबेली बहन थी। तो नाना साहब और इनको क्या कहा करते थे, छबीली कहते थे। ठीक। बात है कि जो है गंगाधर राव, ये झांसी के राजा थे, उनके साथ इनका विवाह कर दिया गया। इनके कोई पुत्र नहीं था रानी लक्ष्मीबाई की, इसी वजह से इन्होंने एक दत्तक पुत्र ले लिया गोद, जिसका नाम दामोदर था। और फिर कुछ दिन के बाद गंगाधर राव का देहांत हो गया, रानी लक्ष्मीबाई अकेली। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और बड़ी सुगमता के साथ शासन प्रशासन को संभाला। उस समय क्या है, फिर अंग्रेजों ने एक पॉलिसी चलाई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1848 की बात है। ठीक। और लॉर्ड डलहौजी आया, उसने कहा जिनके कोई संतान नहीं वो दत्तक पुत्र नहीं ले सकते और वो सब कंपनी के अधीन रहेंगे। और झांसी को इसी नीति के तहत कंपनी में मिला लिया गया। वहां का शासक था झांसी का, अगर जो देखा जाए, लेफ्टिनेंट कमांडर ह्यूरोज। 4 जून 1857 की बात है। उससे पहले अगर हम लोग बात करें 11 मई की, तो दिल्ली सल्तनत में जो है विद्रोह हो गया था। भारत जो है मेरठ से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कंपनी के, और फिर वो सब पहुंचे। उस समय जो है दिल्ली सल्तनत की अगर जो हम लोग बात करें, वहां का बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय। जफर नाम से शायरियां लिखा करता था, इसी वजह से बहादुर शाह जफर कहते हैं। ये जब बात रानी लक्ष्मीबाई को पता लगी कि जो है 4 जून वो उन्होंने विद्रोह कर दिया, तो 4 जून को इन्होंने भी झांसी से विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों को खदेड़ दिया। फिर क्या कहते हैं कि ऐसे में गौस खां और दूल्हा जी इनके सेनापति थे। फिर दूल्हा जी ने गद्दारी कर दी, धोखा दे दिया और महल के जो है कवाड़ खोल दिए, सेना सब अंदर हो गई। फिर रानी लक्ष्मीबाई को अपना ये जो झांसी का किला छोड़ना पड़ा। फिर वो जालौन कालपी आती हैं, अपने भाई नाना साहब को भी इन्होंने जो है एक संदेशा भेजा कि हमने ऐसा किया है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह। तो इनकी मदद के लिए
तात्या टोपे को भेज दिया जाता है और अंततः बड़ी वीरता के साथ रानी लक्ष्मीबाई लड़ती हैं और वीर गति को प्राप्त होती हैं। तो हीरोज कहता है इनके बारे में कि यहाँ पर पड़े हुए तमाम विद्रोहियों के शवों में यही एकमात्र मर्द थी। क्लियर। तो इसी वजह से 1857 के विद्रोह में झांसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई का आज भी नाम लोग बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। क्लियर है बात। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। झांसी के बाद आते हैं लखनऊ। कहां आएंगे? लखनऊ आते हैं और लखनऊ में था बेगम हजरत महल। हम लोग बात करेंगे लखनऊ में बेगम हजरत महल के बारे में। देखिए इनका नाम था महक परी। क्या नाम था? महक परी। दरअसल नवाबों को नृत्य का बड़ा शौक था, तो इनके यहाँ एक नाचने वाली थी, उसका नाम था उमराव। उन्हीं के रिलेटिव में थी, ये भी महक परी थी नाचने वाली, बहुत खूबसूरत थी। तो जो यहाँ अवध के नवाब होते थे वो अंतिम अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। क्लियर। वाजिद अली शाह ने क्या किया कि जो है महक परी से विवाह कर लिया। जब विरोध होने लगा तो उन्होंने इनको उपाधि दे दी बेगम हजरत महल की। क्लियर। और फिर कहते हैं अंग्रेजों ने, बात है 1856 की, और 1856 में जो है एक कुशासन की नीति का आरोप लगा के, पॉलिसी ऑफ बैड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, कुशासन की नीति के तहत जो है अवध को कंपनी में मिला लिया और वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके कलकत्ता भेज दिया। ऐसे में वाजिद जो है बेगम हजरत महल अकेली पड़ गई। तो इनका एक 13 वर्षीय पुत्र था, उसका नाम था बिरजिस कादिर। जैसे ही 1857 का विद्रोह दिल्ली में बिगुल बजा, उधर झांसी में भी, ठीक, तुरंत ही अगर हम लोग बात करें तो जो है 4 जून की ही बात है 1857 की, और बेगम हजरत महल ने भी क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और कहा अंग्रेजों से जाके कह दो कि जो है जो है अवध के नवाब बिरजिस कादिर ने उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और कहते हैं यहाँ गोमती नदी के किनारे रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंसी है जहाँ पर अंग्रेज रहते थे। बड़ा घमासान युद्ध रहा, जब तक गोला बारूद रहा तब तक बेगम हजरत महल बड़ी वीरता के साथ लड़ी और अंततः जो है युद्ध में परास्त हो गई। तो फिर वो आपका लखनऊ छोड़ के नेपाल चली गई। क्लियर है बात। आगे बात करेंगे लखनऊ के बाद, यहां बात करेंगे कानपुर की। किसकी बात करेंगे? कानपुर की। अभी तो बात चल रही थी लखनऊ की, अब बात चलेगी कानपुर की। कानपुर देहात पड़ता है, उधर पड़ता है भिट्ठूर, और वहां पर है नाना साहब। नाना साहब की बात करें 5 जून 1857 की बात है, कानपुर से इन्होंने भी विद्रोह छेड़ दिया। इनके सेनापति थे तात्या टोपे। ये बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। ठीक, इनको अगर देखा जाए बचपन का नाम गोविंद था। खाने पीने में बहुत शौकीन, काफी हेल्थी थे, इसीलिए इनको लोग चिढ़ाने के लिए धोंधू पंत कहते थे। तो इनको धोंधू पंत भी कहा जाता था। तो पूछा जाता है कि बताइए बचपन का नाम नाना साहब का क्या था, धोंधू पंत या गोविंद। तात्या टोपे के नेतृत्व में उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया और 5 जून 1857 को कानपुर से विद्रोह कर दिया। और कहते हैं कॉलिंग कैम्बेल जो लखनऊ में विद्रोह दबाने के लिए आया था, वही विद्रोह दबाने के लिए कहां पर दिख जाता है, जो है आपका कानपुर। और कहते हैं जब तक युद्ध गोला बारूद रहा तब तक लड़े, जब परास्त हो गए तो कहते हैं कि ये भी नेपाल चले गए। क्लियर है बात। हम लोग बात कर रहे थे, इनके ही सेनापति थे तात्या टोपे,
वो रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। अगर हम लोग तात्या टोपे की बात करें तो इनके बचपन का नाम रामचंद था। बात चल रही है कानपुर की या झांसी की, हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई की बात की, तो इसी में आता है तात्या टोपे का। बचपन का नाम इनका रामचंद था, रामचंद पांडुरंग, ये आता है, रामचंद था। अगर हम लोग बात करें तात्या टोपे की, तो जब 5 जून 1857 को यहां विद्रोह होता है कानपुर में, उतने में रानी लक्ष्मीबाई भी 4 जून को विद्रोह कर चुकी थी। तो उन्होंने मैसेज भेजा था, तो इन्होंने क्या किया, तात्या टोपे को झांसी की मदद के लिए भेज दिया। तो झांसी में थे रानी लक्ष्मीबाई, यहाँ पर आती हैं और इनकी मदद के लिए कहते हैं। फिर जो है ये गई ग्वालियर, वहाँ के राजा थे सिंधिया, उन्होंने धोखा दे दिया, कहा, और इस तरह से जो है अगर हम लोग बात करें, रानी लक्ष्मीबाई हार जाती। जब रानी लक्ष्मीबाई हार जाती और वीर गति को प्राप्त होती, ऐसे में अंग्रेजों ने क्या किया, तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया। क्लियर। और फिर है लेके चले आए मध्य प्रदेश, और वहां पड़ता है शिवपुरी। क्या पड़ता है, शिवपुरी, ये मध्य प्रदेश में है। और बात है 18 अप्रैल की, ठीक, 1858 की। वहां पर इनको फांसी की सजा दे दी गई, फांसी की सजा। ठीक, तो पूछा जाता है कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है शिवपुरी, वहां पर दी गई थी। क्लियर है बात। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक, कानपुर का पड़ोसी ही है उन्नाव, या लखनऊ का पड़ोसी कहेंगे उन्नाव, और यहां नाम आता है चंद्रशेखर का। तो हम लोग बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की। ठीक, अगर जो हम लोग बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो आपको ये है, इनका जन्म वैसे तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, एमपी में, लेकिन वहीं से ये चले आए थे। और निवासी कहाँ हो गए थे, तो ये आपका पड़ता है उन्नाव, उन्नाव के निवासी हो गए थे। ठीक, हिंदुस्तान एसोसिएशन, रिपब्लिकन ऑफ एसोसिएशन एक संगठन चलाते थे। और बात है 1927 की। ठीक, 1927 की अगर जो बात करें हम लोग, तो 1927 में काकोरी कांड होता है, 27 में, सॉरी। तो काकोरी कांड में इनका भी नाम, लेकिन ये पकड़े नहीं गए थे। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें 27 फरवरी की 1931, और ये गए प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते थे, और वहां पर जो है अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर छुपे हुए थे। ठीक, किसी ने इनकी मुखबरी कर दी, और पुलिस ने, अंग्रेजों ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। खूब गोला बारूद हुआ, जब तक गोली रही इनके पास तब तक ये चलाते रहे। फिर जब आखिरी गोली बची तो इनका नाम आजाद था, बोले कि मैं कभी भी दुश्मन की गोली से नहीं, तो खुद को गोली मार ली और वीरगति प्राप्त हुई। क्लियर है। चलिए बात करेंगे आगे। फिर है बनारस। और नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। जो लाल बहादुर शास्त्री है, इनका जन्म ठीक, लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म है वो बनारस में 2 अक्टूबर 1604 में हुआ।
और फिर ये भारत के प्रधानमंत्री बने और चले गए ताशकंद, उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और 1966 में 1904 में इनका जन्म हुआ और 1966 में इनकी क्या हुई, वहाँ कहते हैं हृदय गति रुक जाने से इनका देहांत हो गया। अगर बात किया जाए तो जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद जब 1964 में उनका देहांत हो गया, अब समस्या आई कि प्रधानमंत्री बनाया कौन जाए। ठीक उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कामराज। उन्होंने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बना दिया और देश उस समय भुखमरी से बहुत बदहाल था, परेशान था। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा कि खुद प्रधानमंत्री थे तो जितनी भी सेवाएं प्रधानमंत्री को दी जाती थी वो सारी सेवाएं रोक दी। उन्होंने कहा मुझे नहीं, हम आम आदमी की देश से जिएंगे। और प्रधानमंत्री होते हुए भी बंदा खेती करता था, हल चलाता था। ठीक, इन्होंने कहा कि देश को अगर जो बचाना है तो दो ही लोग बचा सकते हैं, एक सीमा पर खड़े जवान और दूसरा खेत में काम करता किसान। तो इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और बड़ी योग्यता और क्षमता थी इनके अंदर, और अपने योग्यता और क्षमता का परिचय दिया और भारत को एक भुखमरी की कगार से जो है निजात दिलाई। किंतु दुर्भाग्य था ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे जो वीर सपूत हैं इनका कोट कोट नमन। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें इसी में तो इतना जो व्यक्तित्व था उनके बारे में बहुत सारे और व्यक्तित्व हैं। जैसे हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, कुछ कवि हुए हैं। ठीक, और रामचंद्र शुक्ल की बात करें, ये सब हिंदी के महान जो है कवि हुए हैं। तो इतना जो कुछ भी था डिटेल हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। अब जो है अभी तक इतना ही, फिर है आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ओके, जय हिंद।